उसमें नशा, लड़की, सब कुछ उपलब्ध था, हथियार वगैरह सब। जियारत के बहाने मुलजिम आया करते थे, माफिया आया करता था, यहाँ पर डील हुआ करती थी, डील होने के बाद यहाँ पर ड्रग्स की खेप भी आसानी से आ जाएगा। फोटो सामने आ गई, बच्ची सामने आ गई, उसके साथ अश्लीलता करते हुए लड़के सामने आ गए। नफीस चिश्ती भाग जाता है, फारूक चिश्ती पागलपन का नाटक करके बाहर आ जाता है। फारूक और नफीस दोनों ही आरोपी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। एक्चुअली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष था इसमें फारूक, क्योंकि उसके अंदर अधिकांश जो मुलजिम थे वो सब, अधिकांश नहीं सभी मुलजिम एक ही बिरादरी से आ रहे थे, एक ही समुदाय से आ रहे थे। नमस्कार, हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। एक बार फिर से पूरे देश में अजमेर चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, और 32 साल बाद इस मामले में फिर से फैसला आया है और 6 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। और लोगों को, जो लोग इस मामले को नहीं समझते, क्योंकि ये मामला अब जैसे जिस तरह से चर्चाओं में आया, आखिर ये सेक्स स्कैंडल किस तरह से चला, और इस पे फिल्में भी बन चुकी है और चर्चाओं में भी रहा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक स्तर और तमाम तरह के बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व रहे। तो इसके पीछे क्या कहानी रही, कैसे ये स्कैंडल शुरू हुआ, और इस पर चर्चा के लिए और इनसाइड स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ राजस्थान पत्रिका के स्टेट हेड अमित वाजपेयी जी हैं। और उस दौर में ये अमित जी की बता दें कि वह ये क्राइम रिपोर्टिंग वहाँ करते थे, तो इन मामलों से वो काफ़ी क्लोज भी रहे हैं, मामले एफआईआर भी पड़ी है, और जिस तरह से ये मामला 32 साल तक चला तो ये गवाह भी रहे, साक्ष्य भी रहे हैं उसके। अमित जी, ये पहले तो सबसे पहले दर्शकों को ये जानने में उत्सुकता है कि ये आखिर ये मामला खुला कैसे, क्योंकि उस वक्त ना तो सोशल मीडिया था, ना ही कोई ऐसी प्रचार प्रसार की, ना ही इस तरह की खबरें कोई कर पाता था। देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को अगर समझना हो तो ये पॉलिटिकल कम आपराधिक तत्वों की एक मिलकर के एक पूरा एक गिरोह बन गया था। इसमें अधिकांश जो मुलजिम थे वो चूंकि बाद में उसको वो धार्मिक रूप ना ले इसलिए उसका थोड़ा बैलेंस भी किया गया था। कुछ लोगों ने, जो कि उस समय नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती, इसके जो अगर अहम किरदार अगर हम बयान करें तो नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती, ये दो नाम आप एंड तक ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वो अहम किरदार हैं जिन्होंने इस पूरे अजमेर ब्लैकमेल कांड को, यानी कि यौन शोषण प्रकरण को बहुत बड़े लेवल तक ये लोग लेकर के चले गए। इसमें फारूक और नफीस दोनों ही आरोपी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। एक्चुअली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष था इसमें फारूक, और ये लोग ओपन जीपों में घूमा करते थे। उस समय कॉलेज के अंदर ये लोग एक्चुअली पढ़ते नहीं थे कॉलेज में, लेकिन चूंकि कॉलेज एक वहाँ का बड़ा ही नामचीन कॉलेज रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, सूफिया कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज अजमेर, और कई कॉलेजेस वहाँ पे, सावित्री कॉलेज अजमेर, तो इस तरीके काफ़ी गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज, बॉयज़ भी हमारा कोएड कॉलेज हुआ करता था। तो उस दौरान ये लोग ओपन जीपों के अंदर घुमा करते थे, लड़कियों को इन्फ्लुएंस किया करते थे। कुछ बच्चियों से इनकी दोस्तियाँ हुई थी, और कुछ बच्चियों से जिनसे इनकी दोस्ती हुई, खासतौर से फारूक और नफीस की, तो इन लोगों ने उन बच्चियों को ले जा करके, फारूक का एक फार्म हाउस हुआ करता था फायद सागर रोड के ऊपर, जो कि इसके बड़े भाई का फार्म हाउस था बेसिकली, उस फार्म हाउस पर ले जा करके बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें किया करते थे। और ख़ास बात ये थी कि उस समय कोई डिजिटल कैमरा तो हुआ नहीं करते थे, कैमरा उस तरीके के हुआ करते थे, फोटोशूट कैमरा। उन फोटोशूट कैमरा से ये लोग फोटो उन बच्चियों की नग्न अवस्था के अंदर ले लिया करते थे, और उन फोटोओं के दम के ऊपर उन बच्चियों को धमका करके एक बच्ची से दूसरी बच्ची, दूसरी की फोटो कर ली, तीसरी से चौथी, इस तरीके से उन्होंने काफ़ी बच्चियों को अपने शिकंजे के अंदर कस लिया पूरी तरीके से। और वो बच्चियां इतनी ज़्यादा भयाक्रांत हो गई कि फिर वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी, और ये सिलसिला अनवरत चलता रहा। तो ये तो इस पूरे मोटे तौर पर बताएं तो ये केस था किस तरीके से अजमेर अश्लील छायाचित्र फोटोकांड रहा। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि ये खुला कैसे, तो खुला कैसे के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पार्ट है। एक अजमेर कलर लैब के नाम से एक फोटो कलर लैब हुआ करता था डिगी बाजार के अंदर। तो वहाँ पर अब ये फोटो तो खींच लिया करते थे, फोटो खींचने के बाद इनको धुलवाने की भी जरूरत होती थी, क्योंकि ये फोटोएं उस समय धुलने का जमाना हुआ करता था, फोटो का प्रिंट नेगेटिव बनता था, फोटो बनती थी। अब इन लोगों ने अजमेर
कलर लैब के अंदर एक पुरुषोत्तम वेस्ली, एक लड़का जो अजमेर कलर लैब का मालिक था, उससे इनकी दोस्ती थी। दोस्ती क्या कहें, डरा धमकाने का भी दौर था। हालांकि इस केस को जब खुलासा हुआ तो पुरुषोत्तम ने तो सुसाइड ही कर लिया था, बिल्कुल, है ना, उसने आत्महत्या कर ली थी। तो अजमेर कलर लैब के अंदर ये फोटोएं धुला करती थी। अब वो लंबा सिलसिला चल रहा था। एक दिन उस कलर लैब से एक फोटो सामने निकल के आई, जो कि दिखाते हैं ना कि अरे देख तेरे को मैं दिखाता हूं, जो शान दिखाने के लिए अपनी इस घृणित मानसिकता को जो दर्शाना चाहते हैं, उस तरीके से एक उस कलर लैब के लोगों ने एक शख्स को फोटो दिखाई। वो बात निकल करके धीरे धीरे बाजार के अंदर आई, और बाजार में आने के बाद ये बात मीडिया के अंदर जाहिर हो गई। और जब मीडिया के अंदर बात जाहिर हुई तो फिर यहाँ से जर्नलिस्टों ने, अजमेर के जर्नलिस्टों ने काफी इसके अंदर मेहनत करी। अमित जी, कोई ऐसा जो आप ये कहानी बता रहे हो, इसमें एक विश्व हिंदू परिषद के नेता भी थे और एक वकील भी अहम भूमिका थी, जो जिन्होंने इस आगे फोटो कलर लैब के जो तस्वीरों को आगे तक पहुंचाया पुलिस तक? देखिए, ये जो मसला निकल करके बाहर आया था, ये शुद्ध तौर पर एक आम आदमी के माध्यम से निकल करके सामने आया था। वो आकर के एक जर्नलिस्ट को सिर्फ बिना फोटो के उसने सूचनाएं पहुंचाई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो एक सिंगल कॉलम की खबर एक अखबार में प्रकाशित हुई। उसके बाद फिर उस मीडिया ने उसको उठाया उसके कई दिनों बाद, क्योंकि तब तक कुछ भी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। ये सब कुछ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिर्फ एक मुंह जबानी एक बात थी। लेकिन मीडिया इसके अंदर पूरी तरीके से रिपोर्टर्स कूदे। और फिर वीर कुमार एक वहाँ पर नेता हुआ करते थे, बीजेपी के हुआ करते थे, नो डाउट, बड़े फायर ब्रांड लीडर थे और मेयर भी रहे अजमेर के। हालांकि उनका फिर निधन हो गया था स्वाभाविक हृदय गति रुकने से। लेकिन उन्होंने फिर कोशिश करके कुछ फोटोएं पुरुषोत्तम से हासिल करने की कोशिश की। अगर मैं आपको कहूं तो मूल रूप से आज पुलिस रिकॉर्ड के अंदर तो मात्र 4 फोटो हैं, लेकिन सेवरल फोटोज थी। लेकिन उस समय जो सामने आई वो कुछ फोटोज सामने आई, और उन फोटोओं के आधार के ऊपर जर्नलिस्टों ने अपना काम शुरू करा। जब फोटो सामने आ गई, बच्ची सामने आ गई, उसके साथ अश्लीलता करते हुए लड़के सामने आ गए, जैसे कि फारूक, नफीस, इकबाल टार्जन, मैराडोना, मतलब इन्होंने देखो नाम भी कैसे कैसे रख रखे थे, सोहेल गनी, सलीम, अलमास महाराज, सलीम चिश्ती, कई नाम, सेवरल नाम्स। तो ये सब लोगों के उसके अंदर नाम जब फोटो के माध्यम से सामने आ गए तो उन लोगों के ऊपर फिर प्रेशर शुरू हुआ और शहर के अंदर एक बड़ा आतंकित सा माहौल शुरू हो गया। हालांकि कमाल बात यह है कि तब भी पुलिस ने या प्रशासन ने एकदम से वहां पर फुट स्टेप नहीं किया, बाहर कदम नहीं निकाले। उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि इसके अंदर कई बड़े लोगों की बच्चियां भी इस गैंग रेप कहूंगा मैं से, इस गैंग रेप का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि वो बच्चियां भी स्कूल कॉलेजेस के अंदर ही पढ़ती थी। इसमें स्कूल और कॉलेज दोनों तरीके की बच्चियां थी। तो उन बच्चियों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी एक कमी होती है कि बच्ची के साथ अश्लीलता अगर हो जाए तो वो पेरेंट अपनी बच्ची को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कई जगह पर ऐसा देखा गया है। तो वो उन्होंने अपनी बच्चियों को कैद कर दिया, ना कि वो वोकल होकर के बाहर आए, बजाय इसके कि उन्होंने अपनी बच्चियों को ही मुंह बंद करा दिया। और फिर वो जब तनाव बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते तनाव जयपुर तक आया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह जी तक ये बात आई, जो अभी डीजी पद से रिटायर हुए हैं उमेंद्र भारद्वाज, उस समय वो डीआईजी अजमेर हुआ करते थे जी। तो उमेंद्र जी ने अपने बैंगलोर के ऊपर वो सब फोटोज को रखा, कई सारे अफसरों के साथ मीटिंग करी। तो आप कमाल जानेंगे कि पहली जो एफआईआर दर्ज हुई थी, मतलब तैयार हुई थी, वो तो दर्ज ही नहीं हुई जी। ठीक है, क्योंकि उस समय प्रशासन, सरकार, पुलिस के पास एक अजीब प्रकार का भय और था, क्योंकि उसके अंदर अधिकांश जो मुलजिम थे वो सब, अधिकांश नहीं सभी मुलजिम एक ही बिरादरी से आ रहे थे, एक ही समुदाय से आ रहे थे। तो शहर का माहौल ना बिगड़ जाए और शांति व्यवस्था ना बाधित हो जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। उसके अंदर फिर कलर लैब के मालिक को भी मुलजिम बनाया गया, ऑब्वियस था ही, क्योंकि उसके यहाँ फोटो धुल रहे थे और सब कुछ हो रहे थे। एक लड़का और था, उसको भी फिर मुलजिम बनाया गया। तो यूं करके उन्होंने कुछ मुलजिम बना करके सेट करी उसके अंदर, और उसके आधार के ऊपर फिर एफआईआर फाइनली दर्ज हुई। हालांकि अब इस बात का कोई मैं प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकता, लेकिन ये बात
तथ्यात्मक तौर के ऊपर उस समय जो सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे उस बंगले के ऊपर, उस मीटिंग के अंदर जो मौजूद थे, काफ़ी सारी फोटोज उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी फोटोज उस समय, क्योंकि सेवरल फोटोज सामने आ चुके थे, तो उन फोटोज को जब देखा गया ध्यान से तो कई बच्चियों के फोटोज उसमें से जलाने की नौबत आ गई कि हाँ इन फोटोओं को जला दो, तो तगारी में रख करके काफ़ी फोटोज को जला दिया गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ फोटोज बहुत सारे सामने थे, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में अभी 4 ही फोटो रखे जाते हैं जो इनके अंदर, और मुलजिमों की लगभग मुलजिमों की उसके अंदर शिनाख्त और पहचान हो जाती है, बच्चियों का भी उसके अंदर चेहरा सामने आ जाता है। अमित जी, इस मामले को जब हम पढ़ रहे थे, पहले भी जब ये मामला उठा था, क्योंकि पुलिस के सामने, क्योंकि मामला जब सामने आ गया, पत्रकारों ने, मीडिया जब जाग गया और खबरें प्रकाशित कर दी, फिर भी पुलिस ने एक्शन लेने में देरी की, और उसका सबसे बड़ा कारण जो गवाही देने के लिए बच्चियां तैयार नहीं हुई, ना ही पेरेंट्स तैयार हुए। तो वो किस तरह का माहौल उस वक्त बना था? वो देखिए, कमाल ये है कि अखबार के अंदर खबरें आना शुरू हो गई थी, मुलजिमों के फोटो प्रकाशित होना शुरू हो गए थे, लेकिन पुलिस सक्रिय नहीं हुई थी। ठीक है, मैं जैसा बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी भयभीत उस समय पता नहीं क्यों हो रखी थी पुलिस, और इसका लाभ उठा करके मुलजिम भाग गए। ठीक है, ये नफीस चिश्ती उस समय भाग गया था, फारूक भाग गया, सोहेल गनी, अलमास महाराज, सलीम चिश्ती, सभी भाग गए। आज भी अलमास महाराज तो न्यू जर्सी में बैठा हुआ ट्रक चला रहा है, आज भी एब्सकॉन्डर है, फरार है, भगोड़ा है। तो कई सारे मुलजिम उसमें उस समय निकल गए, ऐसे भाग गए। अब क्या हुआ कि जब नौबत की आ गई कि अब मुकदमा दर्ज करना है, तो जब दर्ज कर लिया, अब बच्चियां, सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना अब पुलिस के सामने, भाई अगर पुलिस डे वन से अगर इसमें सक्रियता दिखाती तो वो चैलेंज आता ही नहीं पुलिस के सामने। अब मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़िता पुलिस के पास नहीं, बिल्कुल नहीं जा रही। तो उस समय भी जर्नलिस्टों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब आप ये मानिए कि जर्नलिस्टों ने उन बच्चियों से बात करी, उनको मनाया, तैयार किया। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनमें से कई बच्चियों को तो मदर फादर को पता ही नहीं था कि ये शोषण का शिकार भी हो गई है। तो ऐसी बच्चियों के घर भी जर्नलिस्ट जाते थे, कभी पोस्टमैन का वेश धर करके, है ना, पुलिस के साथ जा करके बात करते थे, कभी कॉलेज का कुलीग, मतलब सहपाठी बन करके जा करके उनसे बात करते थे। कुछ पास आउट हो गई थी तो हम, भाई एक्स स्टूडेंट हैं, ये मेरी फ्रेंड है तो उससे मिलने आया हूँ, यूं करके उन बच्चियों से बातचीत शुरू हुई। उनमें से 4 लड़कियां तैयार हुई, 2 तो अभी मैं कहाँ क्या कर रही हैं इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो उन बच्चियों ने फाइनली तैयारी करी, उनको बहुत मेंटली बहुत तैयार किया गया, शादियां हो गई थी, उनको लेकर के आया गया। तो बड़ी ही खामोशी के साथ उन बच्चियों को लेकर आते थे अजमेर, और फिर उनकी गवाहियाँ दिलवाई गई, और तब कहीं जा कर के इस सब के अंदर ये फैसले की नौबत आई, पुराने फैसले की। ये देखिए, इसके अंदर एक फैसला पहले आ चुका है जी, जिसके अंदर फारूक चिश्ती और तमाम मुलजिमों को सजा दी जा चुकी है। दूसरा फैसला है, अब अगर आप देखें, आप कोलकाता का भी अभी आप किस्सा देख रहे हैं, किस तरीके से बच्चियों पर लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आतंक बढ़ता जा रहा है, मॉलेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। उसका कारण अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे कि देश का सबसे बड़ा, उस समय का देश का सबसे बड़ा, मतलब मीडिया के अंदर आया हुआ या कहीं संख्या के अंदर नजर आया हुआ, ये अजमेर ब्लैकमेल कांड था। लेकिन आज देखिए आप, 32 साल के बाद सजा की सभी आरोपियों को, अभी भी सब नहीं हुए, अभी भी एब्सकॉन्डर हैं इसके अंदर आरोपी, जैसा कि मैं कह रहा हूं अलमास महाराज वगैरह, अभी भी सब आरोपी 32 साल बाद भी नहीं पकड़े गए। हम किस तरीके से बच्चियों को बच्चियों को न्याय दिलवा पाएंगे? दूसरी बात यह है कि इसके पहले जो मुलजिम पकड़े गए, ठीक है, उसमें महेश लुधानी, फारूक चिश्ती और वगैरह वगैरह, इन लोगों को, ये लोग 10 साल करीब इन लोगों ने सजा काटी। ठीक है, इनको भी आजीवन सजा सुनाई गई थी, ऐसा नहीं है कि इनको 10 साल 14 साल सुनाई गई थी, इनको भी आजीवन सुनाई गई थी। ये लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, फाइनली इनको 10 साल की भुगती सजा के ऊपर मुक्त कर दिया गया। आज सभी वही आरोपी अजमेर की सड़कों पर घूम रहे, आराम से बेखौफ, बेअंदाज। तो उन बच्चियों को फिर न्याय क्या मिला? इतना बड़ा रेप हो गया, इतना, और मैं कह रहा हूं अजमेर शर्मसार हो गया। आप ये जान करके ताज्जुब करेंगे कि सालों तक अजमेर के अंदर बच्चियों के विवाह को लेकर के समस्या आती थी। मतलब संकट इतना बड़ा था कि बच्चियों का जब विवाह के रिश्ते जाया करते थे तो पेरेंट्स ये डरते थे ये बताने में कि मैं
हम अजमेर से बिलोंग करते हैं, हम अजमेर में रहते हैं। तो इस सब का क्या हासिल हुआ? अब अगर इनको भी इसी तरीके से आप सुनाई गई आजीवन उम्र कैद की सजा, लेकिन वही पुराने केस के ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट में वही भुगती सजा 10 साल के अंदर, ये भी बाहर आ जाएंगे। हासिल महफिल क्या हुआ? कुछ नहीं। बिल्कुल, ये आप जब जिस तरह से बता रहे हैं कि कोलकाता का रेप मर्डर कांड आज चर्चाओं में है, और अजमेर का ये कांड अगर देखें जिस हिसाब से पीड़िताएं थी, 100 से ज़्यादा पीड़िताएं, मगर पुलिस के केस में जो रिकॉर्ड में 4 ही लोग हैं। मगर अमित जी, जिस तरह से ये कांड हुआ और आरोपी घूमते रहे, इसमें कई राजनीतिक लोगों का भी नाम, राजनीतिक संरक्षण का भी, और जैसा आप बता रहे थे एक ही समुदाय, तो जो मैं पढ़ रहा था कि खादिम परिवार के लोग ज़्यादातर इसमें शामिल थे। बिल्कुल बिल्कुल, खादिम अधिकांश, देखो लीडरशिप खादिम के पास ही, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती दोनों ही खादिम परिवार से आते हैं। और लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि सभी खादिम थे, कुछ मुस्लिम्स थे लेकिन वो खादिम नहीं थे। जैसे मैराडोना वगैरह अगर इनको निकाला जाए, ये यूपी से आता है, इकबाल टार्जन वो यूपी से आता है। तो सब खादिम नहीं थे, लेकिन हाँ मेजॉरिटी ऑफ खादिम परिवार के बच्चों की इसके अंदर थी। बिल्कुल अमित जी, अब इस तरह के केस जो आप क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, तो कहाँ आप मानते हैं कि पुलिस की जांच में या फिर जो प्रोसेसिंग शुरू हुई, तो वहाँ पर कुछ कमियां रही कि जो आरोपियों को जो बड़ी कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल पाई? देखिए, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग से एक बात बताता हूँ कि जो मैंने बताया था कि मुलजिम भाग गए, ठीक है। अब इसके मैंने शुरू में कहा था आपको कि 2 नाम याद रखिएगा, नफीस और फारूक, ठीक है। तो फारूक को पकड़ लिया गया था। अब सिलसिलेवार आप इस पूरे घटना को समझिएगा कि पुलिस किस तरह कितनी इनएफिशिएंट नजर आई इस पूरे मामले के अंदर, काय की जांच और काय की पुलिस। तो जब फारूक को पकड़ा गया था और नफीस भाग गया था, फारूक को पकड़ने के बाद पेश कर दिया जाता है अदालत के अंदर। वो कुछ समय ट्रायल चल रही थी, वो जेल चला जाता है। जेल जाने के दौरान क्या होता है कि वो एक नकली सर्टिफिकेट बनवाता है कि मैं पागल हो गया हूं, कि मैं तो पागल हूं, और वो पागल होने के आधार पर अपनी सुनवाई स्टॉप करवा लेता है अदालत के अंदर, अदालत से बेल लेकर के बाहर आ जाता है। अब आप कमाल देखिए कि वो अपने आराम से निश्चिंत होकर घूम रहा है। उधर नफीस कहाँ है किसी को नहीं पता, सलीम चिश्ती कहाँ है, सोहेल गनी कहाँ है, अलमास महाराज कहाँ है। सेवरल मुलजिम अभी भी फरार चल रहे हैं, उनमें से कई अमेरिका जा चुके हैं। हाँ, पुलिस ढूंढने का ढकोसला जरूर कर रही है, लेकिन ढूंढ नहीं पा रही है, क्योंकि मैं ढकोसला शब्द बड़ा कठोर शब्द इसलिए काम में ले रहा हूं कि इन लोगों ने इनके वारंट भी जारी करे। जब वारंट जारी करे गए, तो जब डिजिटल के ऊपर भी वारंट जारी करे गए, या एयरपोर्ट के ऊपर जब इनके फरारी वारंट जारी किए गए, किसी में भी इनके फोटोज कभी भी प्रकाशित नहीं किए गए, कभी भी फोटो नहीं दिए गए। आज भी आपको अलमास महाराज का फोटो नहीं मिलेगा। अगर आप राजस्थान पुलिस की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो अलमास महाराज का आज भी इन्होंने फोटो नहीं लगा रखा है, ना सलीम चिश्ती का लगा रखा था, ठीक है। सलीम ने तो शादी के कारण सरेंडर करा था, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया था। तो नफीस चिश्ती भाग जाता है, फारूक चिश्ती पागलपन का नाटक करके बाहर आ जाता है जेल से। अब क्या होता है? अब ये होता है कि ये जो लड़कियों का शोषण करने का एक बड़ा गिरोह था, ये अब सिंडिकेट में तब्दील हो जाता है। सिंडिकेट में तब्दील होता है नशे का व्यापार, ड्रग्स का, ठीक है। ये लोग ब्राउन शुगर की तस्करी शुरू कर देते हैं। एक पूरा संगठित गिरोह जो कि साउथ से लेके नॉर्थ तक एक बड़ा रैकेट तैयार हो जाता है, और ब्राउन शुगर की धड़ल्ले से तस्करियां होती हैं। कारें तैयार होती हैं, कारों के अंदर खांचे बनते हैं, उन खांचों के अंदर ड्रग्स को छुपा करके बाय रोड ये ड्रग्स नॉर्थ से साउथ, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह आती जाती रहती है। यानी कि सेक्स स्कैंडल से और फिर ये नशे के कारोबार में तब्दील, ये पूरा सिंडिकेट बन गया जिसमें नशा, लड़की, सब कुछ उपलब्ध था, हथियार वगैरह सब। हालांकि इसमें लड़की और नशा, ये 2 ही चीज अब तक उजागर हो पाई हैं। हथियार इनके पास आमतौर पर बरामद होते रहते हैं, अरेस्ट होती रहती हैं, लेकिन ये पूरा सिंडिकेट बन गया था। नफीस फारूक सिंडिकेट हो गया था। तो अब क्या होता है कि ये लोग एक ड्रग की बड़ी खेप लेकर के यहां से रवाना करते हैं अजमेर से, क्योंकि यहां पर क्या बड़ी आसानी से खेप आ जाया करती थी, क्योंकि जियारत के बहाने मुलजिम आया करते थे, माफिया आया करता था, यहां पर डील हुआ करती थी, डील होने के बाद यहां पर ड्रग्स की खेप भी आसानी से आ जाया करती थी। इन लड़कियों को ही इस्तेमाल किया जाता था ड्रग्स? नहीं, इन लड़कियों, अब ये लड़कियों वाला रैकेट अब कंट्रोल हो चुका था, ठीक है, क्योंकि बच्चियां भी जान चुकी थी कि किस तरीके के, क्योंकि एक बार ठोकर खाने के बाद
बच्चों को भी समझ में आ गया था कि चकाचौंध से दूर रहना है और अपने आप को संभाल करके रखना है। लेकिन वो ड्रग का एक रैकेट यहाँ पर शुरू हो गया। तो वो एक ड्रग की एक बड़ी खेप 22 किलो ब्राउन शुगर यहाँ से रवाना हुई जाने के लिए। मुंबई उसका ठिकाना था, मीरा रोड उसको पहुंचना था मुंबई। लेकिन रास्ते में इसी गिरोह के अंदर रंजिश पनप गई थी जी। ठीक है, जब यहाँ से रवाना हुई, जहाँ से ये खांचे बनवाए गए थे, इन लोगों में आपस में रंजिश हो गई। उस रंजिश के कारण इनमें से एक आदमी टूट गया। अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि पुलिस ने भी रिकॉर्ड के ऊपर शायद उस लड़के का नाम नहीं ले रखा है। तो वो लड़के ने मुखबरी कर दी और सूरत के अंदर ब्रिज के ऊपर बाकायदा लगा करके नाका और इस गिरोह को पकड़ा गया। वहाँ मौके के ऊपर कार के अंदर फारूक चिश्ती मिला और बाबर जो कि नफीस चिश्ती का भांजा है वो मिला और बाकी और भी कई लोग वहाँ पर मिले और इन लोगों को अरेस्ट करके फिर ड्रग्स की ट्रायल शुरू हो गई। उसमें नफीस को भी आरोपी बनाया गया क्योंकि बयानों में सामने आया कि नफीस चिश्ती इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा है फरारी के दौरान। तो इस तरीके से एक नशे का एक नया इनका सिंडिकेट सामने आया और उसके अंदर फारूक चिश्ती को जब अरेस्ट किया गया तब ये धीरे धीरे कलई खुलती चली गई कि इसने पागलपन का, ये पत्रिका ने इस चीज़ को एक्सक्लूसिव उठाया था और ड्रग्स को भी उठाया था। खैर गुजरात जाके स्पेशल रिपोर्टिंग के लिए गए थे हम लोग और करके आए थे सूरत। तो इसके पागलपन के फेक डॉक्यूमेंट, इन सब चीज़ों को उजागर किया गया कि हाँ ये इस तरीके के हैं और फिर उसके बाद कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और इसके दोबारा